राधे राधे प्यारे बच्चों। तो मैं देवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस देव क्लासेज एक मार्गदर्शक में। तो जैसा कि आप लोग मुझे अच्छी तरीके से पहचान रहे होंगे, मैं देवेंद्र कुमार हूं और आपके लिए मैं क्लास 12th की फिजिक्स लेकर के आता रहता हूं। क्लास 12th की फिजिक्स मैं लगातार आप लोगों को पढ़ा रहा हूं 2027 के अंदर होने वाले बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के, जिसमें कि आपके लिए मैं रेगुलर बेसिस पे क्लास 12th के टॉपिक्स को समझाता रहता हूँ। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों को हमारे थंबनेल से पता चल रहा होगा, हमारे बोर्ड बैकग्राउंड से आपको पता चल रहा होगा कि आज जो है मैं किन बातों पे डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के जो फॉर्म्स हैं वो आ चुके हैं, जो कि डीसीसी कंडक्ट कराती है, जो कि एक डिप्लोमा कोर्सेज होती हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं क्लास 10th के बाद इसमें रुचि दिखाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि क्लास 12th में इसकी रुचि दिखाते हैं। वो बच्चे जो मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जो आते हैं, उनको थोड़ा सा और थोड़ी सी जो पढ़ाई में थोड़े से ये होते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जेई में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो जिनका एक सपना होता है कि वो एक टेक्निकल डिग्री अपने हाथ में रखें। जिनका कुछ सपना होता है कि वो किसी गवर्नमेंट ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाए जो कि कम ड्यूरेशन में अच्छे से अच्छी पढ़ाई हो जाए और अच्छे से अच्छी नौकरी लग जाए। उस तरह से बच्चे जो होते हैं, इंटरनेट पे जा करके, यूट्यूब पे जा करके, जगह जगह प्लेटफॉर्म पे जा करके वो खुद को जो है इस तरह से वो सर्च करते हैं कि जैसे कि पता चलता है कि वो कम समय में अच्छी से अच्छी डिग्री लेकर के अच्छे से अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकें, है ना। तो उसी में से एक आपके सामने रहता है, पॉलिटेक्निक का ऑप्शन रहता है। क्लास 10th के बाद जो बच्चे डिप्लोमा में करना चाहते हैं, डिप्लोमा जैसे बस कहा जा सकता है कि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है ना, जो कि आपको एक प्रोफेशनल डिग्री देती है। इसे हम लोग कह सकते हैं कि भाई आप एक जूनियर इंजीनियर बन जाओगे, है ना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो बीटेक करते हैं वो इंजीनियर कहलाते हैं, है ना। और उसके लिए जो होता है आपको जेई क्रैक करना पड़ता है, और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं अपने स्टेट मतलब स्टेट इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम लेते हैं। जैसे बिहार के अंदर बीसीसी का एग्ज़ाम होता है ना। बंगाल के अंदर डब्ल्यू बी जे ई का एग्ज़ाम होता है ना। उसी तरीके से ऑल ओवर इंडिया पे जेई का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो उससे क्या होता है, आपको बीटेक की डिग्री यानी कि आप बैचलर हो जाते हो, टेक्नोलॉजी के मामले में आप बैचलर कहलाते हो, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर जो होता है, आप टेक्नोलॉजी के मामले में आप डिप्लोमा में आते हो, डिप्लोमा की कैटेगरी होती है। इसीलिए या ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, ये डीसीसी के थ्रू कराया जाता है ना। इसके थ्रू कराया जाता है डिप्लोमा यानी डीसीसी, डिप्लोमा कोर्सेज एजुकेशन जो है, इसका जो है फुल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो आपके जब डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप वो सारे बच्चे जो है पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि वो अब आ चुका है। ठीक है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज आपको हम अपने इस प्लेटफॉर्म देव क्लासेस एक मार्गदर्शक में आपको मैं दूंगा, है ना। मेरा नाम है देवेंद्र कुमार और मुझे आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। ये आप जो फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन भर सकते हैं भाई, 12th यानी 10th और 12th दोनों जो बच्चे हैं, दोनों क्लास जो पास कर चुके हैं, जो या फिर जो इस बार दिए हैं, है ना, वो दोनों ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और मेरा जो फिजिक्स का सिलेबस है आज मैं उसी पे डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि भाई फिजिक्स जो होता है ना, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, एक ऐसा विषय है बच्चों के बीच जो कि काफ़ी फियरनेस डाल करके रखता है ना। फियरनेस मतलब आपको डर बना करके रखता है कि भाई फिजिक्स के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, फिजिक्स में क्या क्या पूछा जाएगा। फिजिक्स के बहुत सारे टफ क्वेश्चंस कभी कभी हाथ लग जाते हैं तो बच्चों की जो है रैंकिंग घट जाती है, डिक्रीज कर जाती है। अगर इजी क्वेश्चन आ गए तब तो उनकी किस्मत, अगर हार्ड क्वेश्चन आ गए तो भी उनकी किस्मत। तो थोड़ा सा क्या होता है, किस्मत पे भरोसा अगर करते हैं तो थोड़ी सी मेहनत पे भी भरोसा करनी पड़ती है, और मेहनत करने के लिए आपको चाहिए सिलेबस की जानकारी। क्योंकि जब एक आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, या फिर कहीं भी आप देखते होगे पुराने समय में जब युद्ध की तैयारियां होती थी तो पहले स्ट्रैटेजी बनाई जाती थी। तो उसी तरीके से अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो, पॉलिटेक्निक करना चाहते हो, तो ये आपके जीवन का एक युद्ध है। जब तक आप विद्यार्थी जीवन में होते हो तब तक ये आपका क्या है, एक युद्ध है ना। ये आपकी कर्म भूमि है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण गीता में बोले हैं कि जो विद्यार्थी जो युवावस्था होती है वो एक कर्म भूमि होती है, यानी कि एक ऐसा एज होता है जिसमें कि आपको लगातार करते रहना पड़ता है। और इस कर्म भूमि पे आपको जब पढ़ाई जैसे नाम के युद्ध से लड़ना होगा तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो उसी स्ट्रेटेजी पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटेजी कब बनेगी, जब हमें सिलेबस का पता होगा कि हमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है ना।
तो आइए आज हम लोग सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। आज हमारा सिलेबस होने वाला है। सिलेबस में फिजिक्स का सिलेबस हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारे डायरेक्टर सर हैं। हमारे डायरेक्टर सर के गाइडलाइन में हम लोग जो है आप लोगों को जो भी पढ़ाई के लिए जो जरूरी चीज़ें होती है, जो जरूरी आवश्यकताएं जो होती हैं, वो हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं, है ना। बस सिर्फ वन ऑफ द मैन हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उनके थ्रू, ठीक है। तो आज हमारे पास सिलेबस में क्या क्या रहेगा फिजिक्स में, देखिए। DCECE, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि DCEC का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं DCEC का फुल फॉर्म हमें नहीं पता होता है, लेकिन वो फॉर्म फिलअप करते हैं, है ना। DCEC का फुल फॉर्म वो नहीं जानते हैं कि क्या होता है DCEC का मतलब, ठीक है। तो DCEC का जो मतलब हमारे पास जो होता है वो हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि DCEC का फुल फॉर्म क्या होता है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हम लोग इसकी बात करेंगे, है ना। DCEC का फुल फॉर्म हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग इसके बाद आगे की बात हम लोग करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग, अरे भाई ब्लैक के जगह पे येलो कलर ले ली। आइए, ठीक है। DCEC हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपका है ना, अब दिख रहा होगा सबको, अच्छे से दिख रहा होगा, है कि नहीं। बात यहाँ पे सबको अच्छे से दिख रहा है क्या कि सब चीज़ें, सब सही चीज़ें चल रही हैं, है ना। तो DCEC के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए। मैंने आपको बताया था डिप्लोमा होता है, ठीक है। डिप्लोमा, डी का मतलब हमने बता दिया कि डिप्लोमा हो गया आपका, ठीक है। दूसरी बात है सी का मतलब होता है आपका सर्टिफिकेट, ठीक है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट, है ना। उसके बाद आपका हो गया का मतलब हो जाता है इंट्रेंस, है। और फिर आपके पास हो गया है ना। हमारे पास हो गया, तो इसका मतलब हो गया कॉम्पिटिटिव, ठीक है। और फिर आपके पास आ गया, तो का मतलब हो गया एग्जामिनेशन। यानी कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है आपके पास जो है, ये आपका DCEC का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जान गए कि भाई साहब जब आप इसका फॉर्म फिलअप करोगे और आपकी मेहनत की बदौलत जब आपको आपका सिलेक्शन होगा और आपका जब कॉलेज आपको अलाउट होगा, है ना, जब वो अलॉट हो जाएगा, तो आप जो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर बन जाओगे, है ना। यानी कि आप जो है टेक्नोलॉजी के मामले में डिप्लोमा होल्डर कहलाओगे, यानी कि बीटेक से बस एक स्टेप नीचे रहोगे, है ना। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं भाई साहब। बहुत सारे बच्चे जैसे मान लो जेई क्रैक नहीं कर पाते हैं, है ना। जेई क्रैक नहीं कर पाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जेई क्रैक नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको इंजीनियरिंग करने का बड़ा शौक है। या फिर और भी होता है, या फिर क्लास ट्वेल्थ के अंदर जो है, वो जो है क्लास ट्वेल्थ के अंदर जो है बिहार बोर्ड के अगर बच्चे हैं तो 75% क्रॉस नहीं कर पाते हैं। या फिर जो CBSE के अंदर जो बच्चे हैं, ये बिहार बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक पेज मुझे ले ही लेना पड़ेगा इसके लिए, है ना। उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा ये सिलेबस पे। पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उसके बाद मैं इस पे सिलेबस पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो मुझे एक पेज लेना ही पड़ेगा। आइए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे किसकी, DCEC की, है ना। DCEC का मतलब हमने आपको बता दिया, है ना। यानी कि डिप्लोमा, है ना, सर्टिफिकेट, एंट्रेंस,
कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, ये आपके हो गए समझ में बातें आ रही हैं। चलिए, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए इसके बारे में, इसके फायदे क्या हैं, डिप्लोमा जो है करने का फायदा क्या होता है। देखिए, ये दो तरीके से, दो बेसिस पे किया जाता है। एक तो 10th बेसिस पे किया जाता है, एंड दूसरा जो होता है 12th बेसिस पे भी किया जाता है। लेकिन 12th बेसिस के लिए एक जो होता है गुड अपॉर्चुनिटी भी बिहार के अंदर आता है। 12th बेसिस पे अगर हम 12th पास कर ही गए हैं तो हम डीसीसी क्यों डालें, पॉलिटेक्निक क्यों डालें, है ना, इसकी भी मैं एक बात बताऊंगा। लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं जो 12th पास कर जाते हैं वो ज़्यादातर मूव कर जाते हैं बीसीसी की तरफ, है ना। अब बीसीसी की तरफ मूव कर जाते हैं। सर आप बीसीसी क्या होता है, तो यही आपका बेटा वही चीज़ होता है। बीसीसी का जो मतलब होता है यहाँ पे डिप्लोमा है, ये बैचलर सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या फिर बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी बोला जाता है। बिहार कंबाइंड इसको बोला जाता है ना, इसको बोला जाता है बिहार कंबाइंड, बिहार कंबाइंड लोग बोलते हैं बिहार कंबाइंड, है ना, एंट्रेंस, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, है ना, ये बोला जाता है इसको। ये बोला जाता है, या फिर आप इसको बैचलर कम, है ना, वही बैचलर सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी बोल सकते हैं। लेकिन चूंकि बिहार के अंदर होता है, बिहार इसको कंडक्ट कराती है, इसलिए इसका फुल फॉर्म जो होता है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ही बोला जाता है इसको। ठीक है, ये आप 12th बेसिस पे कर सकते हो, ये आप 12th बेसिस पे कर सकते हो। 12th वाले जो भी बच्चे हैं, हमारा देव क्लासेस जो है वो बहुत जल्द इसके बारे में भी डिस्कशन लाएगा, इसके बारे में भी सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और क्लास 12th के अंदर जो बीसीसी इंजीनियरिंग का जो एग्जाम होता है उसके बारे में भी, क्योंकि वहाँ पे फिजिक्स की अगर बात होगी तो वहाँ पे भी मैं ही मिलूंगा, यहाँ पे भी मैं ही मिलूंगा। ठीक है, तो ये भी बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। फिलहाल हम लोग डीसीसी पे बात करने के लिए आए हुए हैं, तो हम डीसीसी पे बात करेंगे, है ना, इस पे बाद में बातें होंगी हमारी। तो सबसे पहले 10th बेसिस पे जब हम लोग डीसीसी भरते हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए जब हम लोग अप्लाई करते हैं, तो इससे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, थोड़े वीक होते हैं, है ना। अब थोड़े वीक हो गए, यानी वीक मत भाई साहब हमारे पास जो हो गए, है ना, थोड़े कमजोर हो गए थोड़े से, है कि नहीं बात हमारे पास, समझ में बातें आ रही हैं, थोड़ी वीक यानी कमजोर थोड़े से हो गए तो वो क्या करते हैं, वो 10th बेसिस पे जा करके इस चीज को भर सकते हैं। ठीक है, ये 10th बेसिस पे वो जो है डीसीसी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सर जो, अब भाई साहब जो थोड़े से बैकग्राउंड से काफ़ी स्ट्रांग हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं, है ना, तो वो तो सीधा 12th की तरफ भागते हैं, 12th की तरफ मूव करते हैं, और 12th में जा करके वो जेई का अप्लाई कर देते हैं, है ना। लेकिन उन वैसे बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ जो थोड़े फिनेंशियली वीक हैं, है ना, जो पैसों से थोड़ा सा फिनेंशियली वीक होते हैं, फिनेंशियली वीक हो गए, जो थोड़े बच्चे जो होते हैं फिनेंशियली वीक हो गए, है ना, थोड़े पैसों से कमज़ोर, आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर बच्चे हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं कि वो डीसीसी करके वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वो जूनियर यानी डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा ले सकते हैं, और वो डायरेक्ट जो है बीसीसी का एग्ज़ाम दे करके डायरेक्ट जो होता है वो 3rd ईयर में, ये 2nd ईयर में जो है वो डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, है ना। अब कहिएगा कि सर ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है। देखो, होता क्या है कि जो 10th बेसिस पे डिप्लोमा करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट 12th डिग्री देती है ना। डीसीसी जो 10th बेसिस पे लोग करते हैं, जो 10th बेसिस पे जो बच्चे भरते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं 10th बेसिस पे, है ना, ध्यान से देखिएगा, जो 10th बेसिस पे जो बच्चे
डिप्लोमा कोर्स करते हैं वो जो होता है ना, उनको 12th की इक्विवेलेंट डिग्री मिल जाती है। 12th की इक्विवेलेंट डिग्री जो है उनको मिल जाती है, इसलिए उनको अलग से 12th करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनको जो है अलग से 12th करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो क्लास 10th के बाद जो पॉलिटेक्निक करने की इच्छा रखते हैं उनके पास एक ही समय में दो दो डिग्रियां हो जाती है। 10th बेसिस पे ये 3 साल का होता है, ये 3 इयर्स कोर्सेज हैं, 3 इयर्स कोर्सेज हैं ये, है ना। ये 3 ईयर कोर्सेज चला होते हैं। 10th बेसिस पे ये 3 इयर्स कोर्सेज होते हैं, जिसमें कि आपको जो होता है 12th की भी डिग्री मिलती है, 12th की डिग्री हो जाती है ना, 12th डिग्री हो जाती है। फिर आपका जो है डिप्लोमा भी आपका हो जाता है, डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी हो जाती है आपकी, है ना। डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी यानी कि भाई आप पॉलिटेक्निक बन गए। पॉलीटेक्निक नाम ही पड़ा है, पॉलीटेक्निक। पॉलीटेक्निक का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी टेक्निकल मामले में आपने कदम रख दिया। जैसे पॉलिनोमियल आप क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, मैथ्स में पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, उसी तरीके से टेक्नोलॉजी का ये पॉलीटेक्निक है ना। यहाँ से शुरुआत होती है। बातें समझ में आ रही? तो यहाँ पे जो होता है, जो 10th बेसिस पे जो बच्चे इसको फिलअप करते हैं वो एक ही साथ दो दो डिग्रियां ले लेते हैं, ठीक है। इसलिए उनको अलग से फिर 12th करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो 12th इक्विवेलेंट एग्जाम्स होते हैं, यानी 12th इक्विवेलेंट डिग्री आपको मिल जाती है। और आप यहाँ से जो है डायरेक्ट आप बीसीसी का फॉर्म फिलअप करके आप डायरेक्ट जो है सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। ये डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेते हैं बच्चे। इंट्रेंस देना पड़ता है, विदाउट इंट्रेंस एग्जाम्स तो नहीं होंगे, है ना, लेकिन उनको इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, बीसीसी का इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, और उसके बाद वो फिर डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। उनको फर्स्ट ईयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। बात समझ में आ रही? तो ये फायदा है क्लास 10th से डिप्लोमा करने के बाद। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे क्लास 12th के पास होने के बाद 12th बेसिस पे भी होता है, लेकिन 12th बेसिस जो कर लेते हैं तो 12th बेसिस पे ये मात्र 2 साल का कोर्सेज रह जाता है, 2 इयर्स कोर्स रह जाता है ये। कि आपने तो 1 साल आपने तो 12th कर ही लिया ना, है ना, 1 साल तो आपने 12th कर ही लिया। बाकी का जो दूसरा साल, बाकी के जो 2 साल होते हैं 12th बेसिस पे जो है ये 2 साल के कोर्सेज बन जाते हैं आपके पॉलिटेक्निक जो होते हैं। इसीलिए जब इसके सिलेबस को आप देखिएगा तो थोड़े बहुत इसकी झलक जो होती है ना, क्लास 12th की भी झलक आती है इसमें, है ना, क्योंकि क्लास 12th के भी बहुत सारे पोर्शंस जो होते हैं आपको इसमें पढ़ने पड़ जाते हैं डिप्लोमा में, है ना। पॉलिटेक्निक में क्लास 12th के भी बहुत सारे कुछ कुछ पोर्शंस जो होते हैं आपको पढ़ने पड़ जाते हैं। इसीलिए क्यों? क्योंकि 12th बेसिस यानी 12th पास स्टूडेंट भी इसको क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। फर्क बस इतना है कि 10th बेसिस वाले बच्चे जो होंगे वो 3 साल इसमें पढ़ेंगे, और 12th बेसिस वाले जो बच्चे होंगे वो 2 साल ही पढ़ेंगे। अब आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। इसके भी फायदे हैं। फायदे ये है कि जो बच्चे जेई क्लियर नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, कारण कुछ भी हो, फर्क उससे नहीं पड़ता है, कारण कुछ भी हो फर्क उससे नहीं पड़ता है कि जेई क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, है ना, है ना। ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इससे हमें जो है पता चलता है कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बातें समझ में आ रही हैं यहाँ पे? जो यहाँ पर जेई क्लियर नहीं करने की पीछे की वजह, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ भाई साहब। हो जाता है, फ्लो फ्लो में लिख लेते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है कि नहीं? बात यहाँ पे नहीं वाली बात है कि नहीं? चलिए, तो अब यहाँ पे जेई में क्या होता है, जो जेई बच्चे नहीं कर पाते, कारण बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे हैं जो जेई नहीं कर पाते हैं, मैं अल्टरनेटिव बता रहा हूँ उनके लिए जो जेई क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, है ना, जेई क्यों नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए। तो बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे हैं वो जेई कब कब नहीं दे सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। जब उनका 75% से लेस मार्क्स है, अगर मार्क्स उनका जो है 75% से कम है, अगर मार्क्स जो है उनका 75% से कम है बिहार बोर्ड के अंदर क्लास 12th में, या है ना क्लास 12th में, बात समझ में आ रही है।
क्लास 12th में अगर जिस बच्चे का बिहार बोर्ड में 75% मार्क्स से कम मार्क्स है वो जेई नहीं बैठ पाएंगे, है ना। दूसरी बात, जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, उनका अगर मार्क्स अगर 80% से कम है तो वो भी नहीं डाल सकते। 80% से जिनका कम है वो भी नहीं डाल सकते सीबीएसई वाले बच्चे, यानी 80 या 85% से ज़्यादा उनको मार्क्स लाना पड़ेगा तभी वो। तो वैसे बच्चे, लेकिन उनका सपना है कि हमें टेक्निकल डिग्री चाहिए, तो उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो बच्चे डिप्लोमा की तरफ मूव कर जाए। या जो 12th वाले बच्चे हैं, वो 12th वाले बच्चे जो होंगे, या फिर वो बीसीईसी की तरफ मूव कर जाए। फिनेंशियली वीक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आम बातें हैं ये। लेकिन फिनेंशियली वीक के अलावा, वीकनेस के अलावा, अगर भाई साहब थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, मैं फिजिक्स टीचर हूँ, फिजिक्स में ज़्यादा स्पेलिंग में उतना ग्रामर वगैरह नहीं देखते हैं, हम पहले बता दे रहे हैं। ऐसे भी मैं अमेरिका रिटर्न हूँ अंग्रेजी में, ठीक है, अमेरिका से लौट के आया हूँ मैं, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। तो जो बच्चे जो हैं वहाँ पर क्या है कि आपका जो है, ठीक है, जो बच्चे सीबीएसई क्लास 12th के अंदर जो है 85% से नीचे मार्क्स स्कोर किए हैं, बिहार बोर्ड के अंदर 75% मार्क्स से कम स्कोर किए हैं, वो बच्चे जो है उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो डिप्लोमा कर लें या फिर वो बीसीईसी के तरफ मूव कर जाएं, ठीक है। तो उनको टेक्निकल डिग्री मिल जाएगी। अगर वो, मान लीजिए कि अगर वो क्या करते हैं, वो जेई क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई साहब पहले ही ऐसी बात है। दूसरी बात है कि जेई के अंदर अब समय सीमा निर्धारित कर दी गई है कि मेंस के लिए आप 3 बार से ज़्यादा नहीं अप्लाई कर सकते हो, एडवांस, अगर एडवांस के लिए आप 2 बार से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो भाई जिनका मेंस क्लियर हो ही जाएगा, एडवांस क्लियर नहीं होगा, तो क्या दिक्कत है भाई साहब? कोई दिक्कत नहीं, वो पटना एनआईटी किसी भी इंडिया के एनआईटी कॉलेजेस से बीटेक कर सकते हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो बच्चे 3 बार में भी जेई क्लियर नहीं कर पाए, मेंस क्लियर नहीं कर पाए, उनके लिए ये है अपॉर्चुनिटी। एक ये हो सकता है, पहला पहला फैक्टर मैंने बता दिया कि मार्क्स कम होंगे तब। दूसरा फैक्टर कि वो 3 बार से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, तो 3 बार में भी वो अगर नहीं निकाल पाए तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि आप डिप्लोमा की तरफ मूव कर जाइए। डिप्लोमा नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास बीसीईसी रहता है, इसके तरफ मूव कर जाइए, आप आराम से टेक्निकल डिग्री ले सकते हैं। डिग्रियां इक्विवेलेंट वही मिलेंगी, जेई वाले भी आपको बीटेक की डिग्री देंगे, बीसीईसी वाले भी बीटेक की डिग्री देंगे, है ना। ऑल इंडिया लेवल पे भी पॉलिटेक्निक का एग्जाम्स होता है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बिहार के अंदर ही डिप्लोमा यानी जो है पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है। ऑल ओवर इंडिया के तहत भी आपका जो होता है पॉलिटेक्निक का एग्जाम्स होता है, उसके भी फॉर्म निकलते हैं, ऑल इंडिया के भी आपके फॉर्म्स अब निकलते हैं, वो भी आने वाले हैं, वो भी कुछ दिन के अंदर आ ही जाएंगे, और उसको भी आप क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो ये आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ कि आपको जो है कब कब आपको ये कोर्सेज करना चाहिए, कब कब ये कोर्सेज में आपको एडमिशन्स लेने चाहिए, कब कब इस कोर्सेज में आपकी तैयारी होनी चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इस चीज़ के बारे में। अगर नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा आप वीडियो रिपीट करके देख लेना, आपको क्लियर हो जाएंगी, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब आइए हम इसके सिलेबस पे चलते हैं कि हमें इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। भाई साहब मैंने डिज़ाइन तो अच्छा खासा बना दिया ना, डिज़ाइन अच्छा खासा हो गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब इसके आते हैं सिलेबस पे। भाई साहब सिलेबस जो आपके हैं यहाँ पर देखिए, डीसीईसी 2026 फॉर फिजिक्स, यानी फिजिक्स का सिलेबस क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशन यानी इकाइयां एवं आयाम, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये तो भाई सभी में रहते हैं, है ना। आयाम जो होता है क्लास 10th 9th में नहीं पढ़ाया जाता है, आयाम जो होता है वो क्लास 11th का पार्ट है ना। तो भी आपको पढ़ना होगा। मैंने पहले ही बताया था कि इसमें थोड़ी थोड़ी झलक जो होती है क्लास 11th और 12th की भी आती है, क्योंकि क्लास 11th और 12th की भी बातें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो आपको ये 11th के पार्ट है, 11th का पोर्शन है ये, यूनिट एंड डायमेंशन आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गई बातें। और क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये ज्यादातर चीजें इसमें क्लास 10th वाली है ना। कुछ कुछ बातें इसमें जो है जैसे फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, है ना। तो कुछ कुछ बातें जो होंगी वो क्लास 12th के अंदर, ये आपका कंप्लीट 11th पे रहेगा,
ये कंप्लीट आपका 11th पे रहेगा। ये आपका जो रहेगा ये आपका 12th 10th और 12th रहेगा। इसमें कुछ कुछ पार्ट्स जो होंगे 10th टू 12th होंगे, 11th नहीं होगा, 10th टू 12th, 10th एंड 12th लिखना ज़्यादा सही रहेगा, है ना। ये जो होगा आपका जो होगा 10th और 12th आपका लिखना ज़्यादा सही रहेगा, 10th और 12th रहेगा इसमें, ठीक है। स्केल्स एंड मेजरमेंट, तराजू एंड माप, भाई साहब ये आपका जो है मैं कवर ये आपका जो है इसी में हो जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे बता दिया गया है तो तराजू और माप जो होता है ना आपका, ये आपका जो होगा इसी में पढ़ना पड़ जाएगा। यानी कि आप इसको एक तरह से कह सकते हो कि यूनिट एंड मेजरमेंट का ही ये पार्ट है, यूनिट एंड डायमेंशन का ही पार्ट है। कहीं कहीं यही बुक्स वगैरह में यूनिट एंड मेजरमेंट लिखा रहता है, कहीं कहीं यूनिट्स एंड डायमेंशन लिखा रहता है, तो ये उसी का पार्ट है, आपको इसी में पढ़ना होगा। बातें समझ में आ रही है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे। तीसरा जो है आपको स्केलर्स एंड वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, ये कंप्लीट 11th है बेटा आप लोगों के लिए, ये 11th की बातें पढ़नी पड़ेंगी, इसमें आपको कंप्लीट 11th की बातें पढ़नी होगी, है ना, क्वेश्चंस भी बनाने पड़ेंगे उसमें। लीनियर मोशन ये भी आपका क्लास 11th का पार्ट है, क्लास 11th का पढ़ना होगा। सब लोग कहेंगे तो सर 10th पास करके क्यों भरेंगे जब सब क्लास 11th का ही पढ़ना है, तो नहीं, थोड़ा बहुत 9th का भी पढ़ना होगा, 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ा दिया जाएगा आपको, है ना। तो क्लास 11th की भी बातें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी, क्लास 11th वाली बातें होंगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट भाई साहब ये तो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो रहता है आपको लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन चचा के तीनों नियम पढ़ने होंगे यहाँ पे, है ना। न्यूटन चचा यहाँ से कहीं छोड़ करके जाने वाले हैं नहीं, फिजिक्स है तो न्यूटन चचा हैं, है ना, बिल्कुल होंगे। तो आपको जो है लॉज ऑफ मोशन पढ़ना होगा, आपका लॉज ऑफ मोशन का जितना भी टॉपिक्स होगा ये कवर किया जाएगा। लॉज ऑफ मोशन में बहुत सारे चैप्टर, मैं जब चैप्टर को स्टार्ट करूंगा तो किस चैप्टर में कितने कितने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं सबसे पहले मैं उसकी जानकारी आपको दे दूंगा, उसकी जानकारी देने के बाद फिर मैं उस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा, है ना। ये तो सिलेबस है कि आपको क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। फिर जब उस चैप्टर को मैं जब स्टार्ट करूंगा तो उसका कंटेंट आप लोगों को काम है कि उसका एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स तैयार कीजिएगा, और नोट्स तैयार करके फिर आप उसकी तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि जब तक नोट्स तैयार नहीं कीजिएगा तब तक आपकी तैयारी हो नहीं सकती, क्योंकि हर वक्त आप वीडियो देख के कब कितना पढ़ोगे, है कि नहीं बात। तो नोट्स अगर एक बार बना हुआ रहेगा तो नोट्स बने होने के कारण आप आराम से जो है उसको देख करके रिवाइज कर सकते हैं, है ना। बातें समझ में आ गई यहाँ पे। तो ये नोट्स वाली बातें हो गई यहाँ पे ठीक है। तीसरा आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना होगा, यानी प्रक्षेप्य गति इसको कहा जाता है ना। प्रक्षेपास्त्र, या इसका मतलब हिंदी जो है आता है प्रक्षेपास्त्र भी, प्रक्षेप्य गति इसको बोला जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन लगाया जाता है यहाँ पे, मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी कंप्लीट क्लास 11th है ना। प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेपास्त्र गति यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग, ये ये आपको पढ़ने पड़ जाएंगे, है ना। ये चीजें होंगी। फ्रिक्शन फिर पढ़ना होगा, यानी घर्षण आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें घर्षण है, क्लास 11th का पार्ट है, क्लास 11th में पढ़ना है। ऑसिलेशन एंड वेव्स, यानी दोलन एवं लहरें, यानी वेव्स जब तरंग होती है, तरंग भी इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, तरंग भी इसको बोला जाता है। तो ऑसिलेशन एंड वेव्स की भी बातें होंगी यहाँ पे। फिर आपका सर्कुलर मोशन, यानी वृत्तीय गति, वृत्तीय गति भी पढ़नी है आपको, वृत्तीय गति पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे, है ना। बातें समझ में आ रही है, ये सारे चैप्टर्स। उसके बाद आपके जो हो गए सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, है ना, इसको सरल आवर्त गति बोला जाता है, आवर्त गति, तरल आवर्त गति आपको पढ़ना हो जाएगा, है ना। फिर फ्लूइड्स यानी तरल पदार्थ पढ़ने पड़ेंगे आपको। फिर आपको ग्रेविटेशन पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर रोटेशनल मोशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी क्लास 11th का ही पार्ट है, ये पढ़ना पड़ेगा। फिर आपके ऑप्टिक्स आ गए, ये क्लास 12th के पार्ट हो गए, क्लास ऑप्टिक्स वाले पार्ट हो गए, है ना। फिर आपका क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके, ये पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि आपका जो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया आपका, ठीक। फिर आपका हीट हो गया पढ़ना, हीट पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका मॉडर्न यानी आधुनिक भौतिकी पढ़नी पड़ेगी, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आधुनिक भौतिकी पढ़नी पड़ेगी। फिर आपका थोड़ा बहुत फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स पढ़ना होगा। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे, यानी कि इस तरीके से आपके जो है ये टोटल जो है आपके जो है ना
क्या आपको पढ़ने पड़ेंगे, है ना। टोटल कितने चैप्टर्स हो गए भाई साहब आपके, सब काउंट कर लीजिए आप अभी से ही, है ना। यानी कि आपके हो गए 1 2, ये तो इसी का पार्ट है, तो 3, है ना, 4, है ना। फिर यहाँ पे आपके आ गए ये 5 6 7 8 9 10, है ना। फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, है ना, फिर 15, ठीक है, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 20, यानी टोटल आपको 21 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं फिजिक्स के, क्लास 11th और 12th मिला करके। बातें समझ में आ रही हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आई होप आप लोगों को ये चार सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिजिक्स के आपके इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने, बातें क्लियर हैं। आई थिंक आप लोगों को अब जो है हमारे पास फिजिक्स में सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, तो फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, आपको कंप्लीट इसकी जानकारी मैंने सिलेबस की दे दी, चैप्टर कब से स्टार्ट करेंगे। तो अगर हमारे चैनल पर नए होंगे आप, तो इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके रखिएगा, ताकि कब से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे इसकी नोटिफिकेशन भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। और बहुत जल्द जो है इसकी क्लासेस भी आपको देव एक मार्गदर्शक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने लग जाएंगी। क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलने लगेंगी, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, और अब मस्ती में क्या कीजिए, तैयारी में भिड़ जाइए, क्योंकि अब समय रहा बहुत कम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।